यस स्टूडेंट्स, सभी को राधे राधे बेटा। आज आप लोगों की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। सीए फाइनल की भी सेकंड ग्रुप का एग्ज़ाम था, आज आईबीएस का पेपर था। और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए कि सर डिस्क्रिप्टिव तो मेंटेन करने वाला था, मतलब मैनेजेबल था, डिस्क्रिप्टिव को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते थे, लेकिन हमें दिक्कत आई है तो वो एमसीक्यूज़ के अंदर आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे एमसीक्यूज़ को लेके आईसीआई ने इस बार भी है ना आईबीएस के अंदर गेम ही खेला है भाई। हर बार की तरह ही है ना एमसीक्यूज़ है ना टफ ही आए हैं, लेकिन जो भी हुआ सो हुआ। अब देखो, आप लोगों के अगर एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बेटा। आज आप लोगों ने जो बौद्ध ग्रुप दे रहा है बच्चा, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि यार 5 तारीख से लेके आज बेटा 16 तारीख तक वो बच्चे ना बिल्कुल लगे हुए थे। 11 दिन कंटिन्यूसली स्टडी करना, इस लेवल के ऊपर स्टडी करना, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होती बेटा। बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे, चाहे वो एनएसएमटी के स्टूडेंट हो या बाद में अदर स्टूडेंट हो, अदर स्टूडेंट्स के मैसेज आते ही हैं हमारे पास में। 16-16, 17-17 घंटे स्टडी करना एक्चुअल में बच्चे कर रहे हैं भाई। मैं हम खुद सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक हम खुद बैठे रहते हैं बच्चों के साथ में। मैं खुद देखता हूँ कि यार इतना, मतलब इतनी डेडिकेशन के साथ में स्टडी कर रहे हो, तो फिर यार आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा सो अच्छा ही होगा। एकदम से अच्छे से रिलैक्स करो। और बाकी का, जिन बच्चों के स्टूडेंट्स के बेटा पेपर ठीक नहीं हुए, ठीक होने का मतलब ये है कि सर जहाँ पे मुझे ये लगता है, देखो एक तो होता है कि बच्चों का 50-50 होता है कि सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि सर कुछ बच्चों का ये श्योर है कि सर मेरा तो, मतलब मान लो कोई भी एग्जांपल के लिए एएफएम का पेपर था, वो तो बिल्कुल ही खराब हो गया, मतलब मेरे उसके अंदर 15 मार्क्स भी है ना एमसीक्यू के अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, और फिर डिस्क्रिप्टिव का तो मामला ही अलग है। तो बेटा वो लोग तो वापस से अपना जो भी है 2-4 दिन तक का ब्रेक लो है ना, उसके बाद में वापस से स्टार्ट करो अपना, क्योंकि जब आप लोग श्योर ही हो कि भैया आपका नहीं होगा क्लियर, तो आप लोग वापस से स्टार्ट करो। बाकी का जिनका ये लगता है कि सर हाँ हमारा हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत ये है कि हम जो चाहते थे, एक्सपेक्टेशन थी कि भैया हमारे एग्जामेशन आ जाती, लेकिन वो नहीं आएगी, तो भी चलेगा बेटा। तो आप लोग अच्छे से रिलैक्स करो, अपना इंटरव्यू वगैरह का तैयारी करो। ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो बेटा आपकी जो की गई प्रिपरेशन है, चाहे वो इंटरव्यू की हो या बाद में और किसी चीज़ को लेके हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हो, तो वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो आगे काम में आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब मेन बात करते हैं सर मई 26 के लिए एनएसएमपी क्या करने वाला है। तो देखो, सीए फाइनल के लिए सी इंटर के बैचेज ऑलरेडी स्टार्टेड है बेटा, और मई 26 के लिए ऑलरेडी सीए फाइनल के भी एडमिशन आ चुके हैं, तो वो बैच भी चल ही रहा है अपना। अब सीए फाइनल के लिए बात ऐसी है कि आज जैसे एग्ज़ाम हुई है, 16 को एग्ज़ाम हुआ है आपका, कल सैटरडे है, परसों संडे है, और 19 तारीख से बेटा सोमवार से हम न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। हमारा सीए फाइनल का बैच रहेगा। इधर हम एनरोलमेंट करवाएंगे, सिंगल ग्रुप का अलग रहेगा। सिंगल ग्रुप में आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के दोनों में से कोई भी स्टूडेंट हो सकते हैं। बौद्ध ग्रुप का अलग रहेगा। अब बात ये आती है कि सर 100 डेज होंगे हमारे पास में, अप्रोक्सली इतने ही है, 100 या 110 के आसपास है। तो इतने दिन के अंदर क्या प्रिपरेशन हो पाएगी बौद्ध ग्रुप की? तो बिल्कुल हो पाएगी, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो और सारे एनएसएमपी के ना टेस्ट में है ना बेटा आप क्लियर हो रहे हो, और मतलब टाइम से आप जो भी टारगेट्स आपको दिए गए हैं, जो भी शेड्यूल्स आपका बनाए गए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो। ठीक है, हर एक चीज़ ट्रैक की जाती है यहाँ पे, हर एक दिन आपका बेटा यूटिलाइज करवाया जाता है यहाँ पे। और एनएसएमपी ऐसा नहीं है कि भैया फर्स्ट टाइम कर रहा है, ऐसा एनएसएमपी बहुत टाइम से करता हुआ भी यार, बहुत सारा बेनिफिट भी लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको एग्जाम को क्लियर भी करके गए हैं यहाँ से। तो एनएसएमपी का बेस जो आपका रहेगा सीए फाइनल का, वापस से मैं बता रहा हूँ, सीए फाइनल का, ना कि सीएमए और सीएस का नहीं है बेटा। सीए फाइनल का आपका बैच 19 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन आपके ओपन कर दिए गए हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी एनरोल करिए। और इसके अंदर सीट्स हम लिमिटेड रखेंगे। लिमिटेड सीट्स का ये मतलब होता है कि सर एक तो होता है भीड़ इकट्ठी करना, और एक होता है मतलब आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस करो। तो हम क्वालिटी बेटा आप भीड़ को नहीं दे सकते, और ये एक्चुअल है, नहीं दे सकते आप। मान लो अगर मेरे पास में यहाँ पे अगर 1000 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, 500 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मैं डील नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मेरी टीम भी डील नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग बच्चे का हर एक दिन, हर एक बच्चे को डील करना, अगर मैं ये 2 मिनट भी अगर किसी बच्चे से मैं डेली बेसिस के ऊपर कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो 500 स्टूडेंट से आप देख लो कितना टाइम जाएगा मेरा। उतना, और इतना डेटा याद रखना, हर एक बच्चे को डील करना, वो नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं। जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती वहाँ पे सबसे मेन दिक्कत आती है बेटा, आपसे कॉलिंग पे बात नहीं होगी, ऑल्टरनेट डेज के ऊपर बात होगी, वो भी आपका ऐसे मान लो कि 4 से 5 दिन के अंदर आपको बोल देंगे कि भैया आप हमें कॉल पे वगैरह करिए है ना, और मैसेज वगैरह करिए अगर आपको नीड हो तो। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर बात होती है। जैसे आप लोग हमारे एनरोलमेंट के टाइम पे हमसे बात करोगे, वैसे ही आप लोगों को रोज हमसे बात करनी होगी लास्ट एग्जाम तक। आपको हर एक चीज़ हमें बतानी होगी कि आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, किस हिसाब से है, हम उसको टेस्ट के थ्रू इवेलुएट करेंगे। जो हमारे द्वारा प्रिपेयर किए गए टेस्ट होंगे उसके थ्रू हम उसको इवेलुएट करेंगे, तभी तो जाके हम ये पता लगा पाएंगे कि भैया स्टूडेंट्स की कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है।
और बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, अगर अभी भी कोई बच्चे जीरो के ऊपर है, अगर अभी भी कोई बच्चा जीरो के ऊपर है, तो भी अगर वो प्रिपरेशन करेगा, स्टार्ट करेगा, तो भी वो डेफिनेटली है ना एग्जाम क्लियर कर सकता है। कंडीशन ये है कि भैया उसको रोज एनरोलमेंट करने के बाद में रोज उसको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जैसे एनएसएमपी बोल रहा है। जैसे एनएसएमपी ने उसको गाइड किया, डेली बेसिस के ऊपर एनएसएमपी ग्रुप में मैसेज करता है सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चे उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे अदर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम क्लियर कर लोगे। और देखो एक बात और है कि बहुत सारे बच्चों के मन में डर होने लग गया है अब सीए फाइनल की एग्जाम को लेके कि सर आईबीएस जैसा सब्जेक्ट है और एएफएम ने इस बार जैसा किया है, तो हम किस हिसाब से हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। कुछ बच्चे डिमोटिवेट होने लग जाते हैं और वो क्विट करने का सोच लेते हैं बेटा कि नहीं अब हमारे बस की नहीं, हम सीए छोड़ देते हैं। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि बेटा लेवल तो उसी टाइम पे भी वही था, अब थोड़ा सा टिपिकल भी हुआ, थोड़ा ईजी भी हुआ है क्योंकि एमसीक्यूज भी आए हैं। तो 30 मार्क्स का अटेम्प्टिंग तो हो ही रहा है ना कम से कम, पहले तो अटेम्प्टिंग भी नहीं होता, वो पता था अगर पूरा डिस्क्रिप्टिव होता तो फिर 70 मार्क्स में से तो आपको अटेम्प्ट करके आने की जरूरत पड़ती है भाई, माइनस मार्किंग तो है नहीं ना आपके एमसीक्यूज के अंदर। तो उस टाइम पे भी डर तो था ही और अभी भी है। देखो टिपिकलिटी तो रहेगी रहेगी बेटा, अगर आप लोग उसी कोर्स की उस डिग्री की अगर आप वैल्यू बनाए रखना चाहते हो ना, तो बेटा टफ तो रखना ही पड़ेगा इस को, रिजल्ट भी टफ रखना पड़ेगा, पेपर भी टफ रखने पड़ेंगे। हलवा नहीं है कि हर कोई आके खा गया, जिसमें काबिलियत होगी वही स्टूडेंट उस एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। तो आपको उस लेवल के ऊपर उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी बेटा, जिस तरीके की आईसीआई को नीड है, आईसीआई की नीड है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो उस लेवल का तो आपको बनना ही पड़ेगा। हर बार हम ये मानते हो हर बार पेपर सेम लेवल के नहीं आते हैं। इससे लास्ट अटेम्प्ट का एफएम का पेपर कुछ भी नहीं आया था, बच्चों के बहुत सारों के एग्जामेशन भी आई है। लेकिन एक बार सोच के देखो आप लोग, क्या एफएम में इस बार जो ऑल इंडिया रैंकर्स आएंगे क्या उनके एग्जामेशन नहीं आएगी? क्या उन बच्चों की 70-80 मार्क्स नहीं आएंगे? बेटा आएंगे, बहुत सारे बच्चों के आपके सामने आएगा, रिजल्ट आएगा उस टाइम पे देख लेना आप लोग। लेकिन स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी कैसी होगी कि जो क्वेश्चंस उनको दिए गए हैं वो क्वेश्चंस एजीटीज आपके एग्जाम में आने चाहिए, तब हम कर पाएंगे। थोड़ा सा भी अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया वहीं पे हम फैल जाएंगे। बेटा ऐसा नहीं होता है, हर बार आपको आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, आपको आपके है ना सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी, तभी जाके आप लोग है ना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ये सीए फाइनल है, हलवा नहीं है बेटा, समझो। अभी भी सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लेने से ही बेटा सारी चीजें सॉल्व नहीं हो जाती है। आपको कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी। मल्टीपल क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस को आपको डील करने वाली क्षमता तभी आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। सबसे बड़ी रायता तो तब फैलता है जब आप लोग ये बोलते हो कि सर हमसे ऑडिट याद ही नहीं होता है, हमसे ऑडिट याद ही नहीं होता है। यार ये कौन सा हो गया? ऑडिट में क्या बच्चे एग्जामिशन नहीं लेके आते बच्चे एग्जामिशन? क्या ऑडिट आपके लिए सब्जेक्ट नहीं है? आप लोग ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को अगर है ना मतलब बिल्कुल हल्के में लेके जाओगे कि कैसे भी करके 40 मार्क्स आ जाएंगे, बेटा जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे आप लोगों को वो चीजें रियलाइज होगी कि यार हमें फोकस तो हमें करना चाहिए था इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। यार ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को आप ना ऐसे ले रहे हो कि नहीं सर बहुत रिस्की है। यार आप इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा आपको उस चीज के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद, इस लेवल पे पहुंचने के बाद में आप लोग कंप्लेन नहीं कर सकते। आप लोगों ने सीए इंटर में ऑडिट पढ़ी है ऑलरेडी, वही स्टैंडर्ड्स आपने वहां पढ़े थे, वही स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पढ़ते हो। ठीक है, थोड़ा सा मान लिया कि एसआरएस एसआरई ऐसे ही आ गया है, कुछ टॉपिक्स आपके अलग से ऐड होने लग गया है, तो यार लेवल तो बढ़ेगा ना, उस लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास में। आपको बेटा अगर डेली बेसिस के ऊपर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते हो, अभी भी सुन लो स्टूडेंट जो ऑडिट की प्रिपरेशन में परेशान हो रहे हैं, वो सुन लो बेटा, जो बच्चा रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेगा डेली बेसिस के ऊपर, जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेगा, जो कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करेगा, बेटा उसका ऑडिट क्लियर नहीं हो सकता। बच्चे न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करते हैं, एएफएम एफआर इनके ऊपर फोकस करते किया था, अभी कुछ बच्चों ने एएफएम में फोकस किया था, देख लो क्या हालत हुए, उसके चक्कर में ऑडिट की प्रिपरेशन को हल्का रख दिया उन्होंने। तो ऑडिट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हुए चलना है जितना आप अदर सब्जेक्ट को दे रहे हो। रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। फिर कुछ स्टूडेंट है जो डीटी को इंपॉर्टेंस देता है, आईडीटी को नहीं देता। वो ये कहते हैं कि सर आईडीटी तो हो जाता है इजीली, हमें बोल रहा हूँ हो जाता है, लेकिन बेटा पेपर देखो इस बार का आईडीटी का भी। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन बच्चों को आए हैं, मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर आईडीटी का पेपर तो मतलब खेल रहे हैं इस बार, ऐसे सभी पेपर में हमारे साथ कुछ ना कुछ करेगा। बेटा चलो मैं बोल रहा हूँ, एफआर का पेपर तो आपको बहुत अच्छा हुआ होगा, तो क्या एफआर में एग्जामिशन आ रही है? आप श्योर हो? आपने बहुत टाइम दिया है एफआर के लिए, उसका बताओ। आप उसमें भी श्योर नहीं हो तो बेटा कमी आप ही में, आईसीआई के पेपर्स में कोई कमी नहीं है, आपकी प्रिपरेशन में कमी है ना, तभी जाके ये हालत हो रखी है। और सबसे मतलब मैं क्या बोलूं, अभी कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं सर मैं स्किप कर दूंगा अटेम्प्ट,
मैं बोलूँ स्किप करते करते कब 2-4 साल आपके निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा बेटा। सबसे मेन दिक्कत ये है कि सर 3 बार एग्जाम करवा दी हमारी, ठीक है, और जिस एग्जाम में फेल हो रहे हो वही एग्जाम आपको वापस से देनी है, उससे पहले की कोई एग्जाम नहीं देनी, और लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट करवा दी। यही कारण है बच्चों के इतने अटेम्प्ट लगने के। अगर यही चीज लिमिटेड होती कि आपको सिर्फ 5 to 6 अटेम्प्ट दिए जाते, कोई सिंगल ग्रुप, बहुत ग्रुप, सिंगल ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का कोई सीन नहीं होता, सिर्फ एक ही ग्रुप होता, आपको एक ही बार में एग्जाम करनी थी, 6 पेपर देते। क्या उस टाइम पे बच्चे मेहनत नहीं करते? उस टाइम पे उस लेवल की मेंटेलिटी नहीं हो जाती बच्चों की कि नहीं मेरे को 6 सब्जेक्ट है वो पास करनी ही पड़ेगी, मेरे पास लिमिटेड अटेम्प्ट है, मतलब मेरे को इस अटेम्प्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करते हुए पास करना ही पड़ेगा। तो बेटा उस टाइम पे आपकी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करते हैं, आपके एफर्ट्स भी उसी तरीके से लगते हैं बेटा, आप लोग उसी तरीके से मेहनत करते हुए चलते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के अंदर ये चीज क्लियर हो गई है, मेरे पास लिमिटेड अटेम्प्ट है, मेरे पास में ये 6 सब्जेक्ट है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं 3 सब्जेक्ट पहले दे दूं, 3 सब्जेक्ट में अगले अटेम्प्ट में दे दूं, नहीं है। और अगर साल में एक बार एग्जाम होने लग जाए ना, तो मैं बोल रहा हूं जितने बच्चे जो ये मेहनत कर रहे हैं ना वो डरने लग जाएंगे, एक्चुअल में डरने लग जाएंगे कि नहीं मुझे, और एक्चुअल में वो बच्चे मेहनत करेंगे उसके बाद में। तो कमी कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स की साइड से भी रही है। हर बार हम आईसीआई को इस चीज को लेके नहीं कह सकते कि आईसीआई पेपर टफ करके दे रहा है बेटा। तो ये चीज को माइंड में क्लियर करो कि अगर आप लोगों को मई 26 का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको आज ही बेटा अपना प्लान वगैरह बनाना पड़ेगा, आपको आज ही उस चीज के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जनवरी चला जाएगा, फिर फरवरी आ जाएगा, फरवरी में सोचोगे कि फरवरी में इतनी सारी चीजें होने वाली है, चलो ठीक है, उसके बाद देखते फिर रिजल्ट का दिन आ जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट से 4 दिन पहले, रिजल्ट के 4 दिन बाद में बच्चों को होश तक नहीं रहता है कि भैया उसको पढ़ना क्या है, और एक्चुअल में ऐसा ही होता है। थोड़ा अपने अंदर देखो, अपनी कमियों को पहचानो बेटा, आप लोग कहां मेहनत कर रहे हो, कहां नहीं कर रहे हो, कहां पे आपको जरूरत है, वो सारी चीज देखते हुए चलो। वरना ये लूप है ना, ये जो अटेम्प्ट्स वाला, जनवरी मई सितंबर, जनवरी मई सितंबर, अगर इसमें एक बार फंस गए हो तो बेटा नहीं निकल पाओगे जल्दी से। ऐसे ऐसे बच्चे देखे मेरे यहाँ पे 48 ईयर तक के लेडी तक एग्जाम क्लियर कर चुकी है, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी अभी तक 25 भी एज नहीं हुई होगी, सीए फाइनल के बता रहा हूं। तो जब वो लेडी कर सकती है जो हाउस वाइफ है, जिनके बच्चे हैं, यार उनके लिए कितना टिपिकल होता है ये बताओ। कई बच्चे ऐसे जो वर्किंग स्टूडेंट है, हमारी सनैया को देखो आप, 17 डेज के अंदर उन्होंने सेकंड ग्रुप अपना एग्जाम क्लियर किया था, विद एग्जाम्शन क्लियर किया था। लेकिन जब वो ड्यूरिंग द जॉब थी, वो बच्ची मेरे सामने यहाँ पे ना स्टडी करा करती थी। मॉर्निंग में उसको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, इवनिंग में आके ऑफिस से पढ़ना है, क्योंकि उसको पता था कि सर मेरे पास में कुछ ही लिमिटेड टाइम है, मैं उससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे को लीव नहीं मिलेगी ऑफिस से। लेकिन उस बच्ची ने किया, आपके सामने रिजल्ट है उसका। उसके अलावा भी कई बच्चे ऐसे हैं बेटा जो जॉब करते हुए भी अपनी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। यहां तक कि बहुत अजीब लगता है ये कहते हुए कि जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट है, जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, वो कम एफर्ट्स लगा रहे हैं जॉब वालों के मुकाबले। क्यों? जो जॉब कर रहा है, जिसको क्लियर हो गया कि मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं, मुझे सीए का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तो वो उस हिसाब की एफर्ट्स लगाएगा बेटा, वो रात दिन मेहनत करेगा उस चीज को लेकर। तो अपने अंदर देखो, अपनी कमियों को पहचानो, उनको दूर कैसे करना है ये देखो। एनएसएमटी के बेसिस स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, 19 से स्टार्ट हो जाएंगे, एडमिशंस ओपन है। अगर आप एनरोल करोगे, कंडीशन यही रहेगी भैया हमारे अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना पड़ेगा, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी वाले बच्चे चाहिए जो एक्चुअल में सीरियस होकर स्टडी कर रहे हैं, हमें वो बच्चे चाहिए बेटा। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि आज एनरोल कर लिया, हम उसके बाद में बोल दिया कि नहीं सर मतलब मेरा टाइम नहीं निकल पा रहा, ये नहीं निकल पा रहा, वो नहीं निकल पा रहा, हम पीछे पड़ जाएंगे। हमें रिजल्ट चाहिए भैया, हम कॉल करेंगे, हम मैसेज करेंगे, हमें उस टाइम पे रिस्पॉन्स चाहिए उस बच्चे का। तो स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन करवाओ, और जिसको जरूरत है वही एडमिशन करवाना भैया, ठीक है। चार्जेबल रहेगा, पेड रहेगा, मैं बोलता हूँ वो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर हम आपके ऊपर एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो फिर उसका कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो हम भी चार्ज करेंगे ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं का हमारा ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इनकट कर ही रहे हैं। और क्वालिटी के अंदर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, उस टाइम पे आप मुझे आके बताइए कि मैं या फिर मेरी टीम के साइड से अगर आपके साथ में कोई भी क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो उसके लिए एनएसएमटी पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चे आगे आने दो, फिर फोन उठाने बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो, आप जाके देख लेना, और कभी भी पब्लिक कर सकते हो कि नितेश सर ने आके यहाँ पे ये चीज कही थी कि हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, हर दिन बात करेंगे आपसे, हर रोज हर 1 घंटा आपका ना इवेलुएट करवाएंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको बनना पड़ेगा बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जल्दी से जल्दी एनरोल करिए और अपनी सीट बुक करिए, लिमिटेड ही रखेंगे इस बार भी, जैसे हम लास्ट टाइम पे भी रखते हुए आए थे।
और ये ड्यूरिंग द क्लास ही मैंने ये वीडियो शूट किया है। अभी हमारा सी इंटर का कॉस्टिंग का क्लासेज वगैरह चल रहा है इसलिए। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।